हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दिस इज दीपक आनंद। जैसा कि आप सब जानते हो, द कॉम्पिटिटिव क्लासेस ने आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज की स्टार्ट किया है जिसका नाम है 15 मिनट रिवीजन सीरीज। एंड आप सब जानते हो कि इस रिवीजन सीरीज में मैं आपके लिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लेक्चर लाने वाला हूं, जिसको मैं पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक को 15 मिनट्स में खत्म करने का ट्राई करूंगा। 15 मिनट्स में आई विल ट्राई टू कंप्लीट द होल टॉपिक, राइट। तो आज का टॉपिक हम इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स का है। तो टॉपिक का नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन। तो सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, मैं बस आपके समझाने का ट्राई करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए, लेट वी हैव 20,000 रुपीज। लेट क्या करते हैं हम कि हमारे पास 20,000 रुपए हैं और मैं आपको बोल दूं इस 20,000 में से आपको अपनी सारी की सारी डिमांड्स को पूरा करना है। जितनी भी आपकी नीड्स हैं वो सारी की सारी पूरी करनी है। मैंने आपको अपनी पॉकेट से निकाल के 20,000 रुपए दिए और मैं कह रहा हूं कि ये लो, जाओ, जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं, जितनी आपकी नीड्स है, जितनी आपकी जरूरतें हैं, वो सारी की सारी पूरी कर लो। सो क्या इज इट पॉसिबल? क्या इतना पॉसिबल है कि हम उस 20,000 रुपए में से अपनी सारी की सारी डिमांड्स पूरी कर लें? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। आपके पास चाहे 1 करोड़ रुपया हो, आपके पास चाहे 2 करोड़ हो, चाहे आप बिलियनर हो, आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि आप 20,000 रुपए में अपनी पूरी की पूरी जितने भी आपके जितने भी क्या बोलूंगा आपकी आपकी नीड्स है वो पूरी कर लो। क्यों? क्योंकि मनी जो है वो क्या है, मनी इज लिमिटेड। हाँ, अगर मैं आपको ये चीज बोल दूं कि तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, सारा खर्चा मैं करूंगा, दैट मीन्स देयर द मनी इज नॉट लिमिटेड। यहां मैं आपको अनलिमिटेड मनी दे रहेगा प्रॉमिस कर रहा हूं, तो उस केस में आपकी डिमांड सारी पूरी हो सकती है। तो देखो, हमारे पास मनी लिमिटेड है और डिजायर्स हमारी अनलिमिटेड है। इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर आपकी इकोनॉमिक्स भी चलती है। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स एंड वांट्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। यानी अपनी मनी को मैंने मान लिया कि उस 20,000 को मैंने किस किस तरह से डिवाइड किया। मैंने पहले अपनी बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, मकान, उनको सेटिस्फाई कर लिया। फिर अपनी ट्यूशन की फी निकाल ली, फिर मैंने अपना पेट्रोल का खर्चा निकाल लिया, फिर मैंने अपना और खर्चा निकाल दिया। तो इस तरह से मैं अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करूंगा और अपना पैसा जो है वो खर्च करूंगा, और इस तरह से करूंगा कि 20,000 रुपए में से भी मेरे पास कुछ सेविंग्स बच जाए। ठीक है जी। हमको पता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हमको पता है क्या कि रिसोर्सेज जो होते हैं दे आर ऑलवेज लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। यहां पे रिसोर्स का मतलब क्या है? रिसोर्स वो चीज है, एवरीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए मैंने एक एक चीज लिख के लाई है ताकि कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, यहां पे जो 20,000 रुपए थे वो क्या थे? रिसोर्सेज थे। और जो हमारे नीड्स थी वो हमारे क्या थे? वांट्स थे या हमारे खर्चे थे। ठीक है जी। अब आगे आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल क्या है? डिमांड और सप्लाई का। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई का। जहां पे डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हमें डिमांड एंड सप्लाई की बात करनी ही करनी है। सो व्हाई वी डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज? हमें रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही क्या पड़ती है? मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये एक पेन है, ये एक पेन है, एक रिसोर्स है। आप अगर पढ़ते ही नहीं हो तो क्या ये रिसोर्स आपकी किसी भी काम का है? नहीं, ये आपके किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बोल दूंगा कि ये 2 पेन है और इसको यूज करने के लिए 3 बच्चे बैठे हुए हैं एग्जाम में जो पेन लेके नहीं आए हुए। अब मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं इकोनॉमिक्स लगाऊंगा और इस तरह से इन पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनको इसकी सबसे ज्यादा नीड है उनको ये प्रोवाइड कर पाऊं। तो डिमांड जब डिमांड होती है तो रिसोर्स की शॉर्टेज हमारे पास होती ही होती है। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट कहां से हुई। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जा रहे हैं। तो बाय द बुक कॉल्ड वेल्थ ऑफ नेशन। देखो जी, एक ऑथर हुआ, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। अब क्योंकि उन्होंने बुक लिखी है तो उसको हम ऑथर भी बोल सकते हैं। तो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुए जिनका नाम था एडम स्मिथ, और उनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। यहां से आपका एमसीक्यू आ सकता था, विच बुक इज रिटन बाय एडम स्मिथ, या कौन सी बुक से आपकी एडम जो इकोनॉमिक्स की बेसिस निकली है, या वो बुक कब लिखी गई थी? तो 1776 में बुक लिखी गई थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि लिखी थी किसने? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में, जिनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बार जिक्र किया था। अच्छा, यहाँ पे हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले इकोनॉमिक्स तो होती थी, चाणक्य वगैरह के टाइम पे भी इकोनॉमिक्स चलती रही आ रही थी। ठीक है,
अर्थशास्त्र बोलते थे, और चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बुक लिखी हुई है अर्थशास्त्र के ऊपर। ठीक है जी। आगे मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले यहां से डिफरेंस देखने का ट्राई करते हैं। ये एक डिफरेंस की लाइन मैंने यहां डाल दी है। इंडिविजुअल लेवल पे, जब मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे चीजों को डिस्कस कर रहा हूं, अब यहां पे एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। यहां पे आपको एग्जांपल्स को बहुत ध्यान से समझना है। जब मैं चीजों को इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस कर रहा हूं तब मैं उसको बोलूंगा माइक्रो लेवल, लेकिन जब एज ए होल, जब मैं ओवरऑल चीजों की डिस्कशन कर रहा हूं तब मैं उसको क्या बोलूंगा, तब मैं उसको बोलूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। यहां पे जब मैं पर्टिकुलरली एक या दो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, तब मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तब मैं किसकी बात करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। दैट मींस जब मुझे छोटे लेवल पे चीजें देखनी हो, एक पर्सन की सैलरी कितनी है, एक हाउसवाइफ कितना सेव कर लेती है, एक ऑफिस जो है वो कितना कमा रहा है, ठीक है, तो वो चीजें सब क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। ऑन द अदर हैंड, जब मैं एक पूरी की पूरी क्लास की बात करूंगा, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं बोल दूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप बोल दोगे सर क्या हमेशा पूरी की पूरी क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी? नहीं, ये डिपेंड करेगा आपका कंडीशंस के ऊपर। ये कहां डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आप लोगों की कंडीशंस के ऊपर। किस तरह की कंडीशंस? देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, एक स्कूल है, स्कूल में ढेर सारी क्लासेस है, स्कूल में अलग अलग तरह की, ये एक स्कूल है और स्कूल में अलग क्लासेस हैं। जब मैं एक क्लास की बात कर रहा हूं, अब देखो यहां पे मैं एक पूरी क्लास की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम पे जब मैं पूरे स्कूल को ले रहा हूं, जब मैं ऑन एन एवरेज पूरे स्कूल को ले रहा हूं, उस केस में एक क्लास जो होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है, और बिल्डिंग जो होगी वो क्या होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। पूरा स्कूल की बिल्डिंग जो होगी वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। देयरफॉर एग्जांपल्स चेंज एज पर कंडीशंस। जो एग्जांपल्स हैं वो कंडीशन के हिसाब से चेंज करती है। और जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम नेशन को एज ए सब कुछ मानते हैं, ठीक है। हम जब भी बात करेंगे नेशनल लेवल पे बात करेंगे, जब भी बात करेंगे नेशनल लेवल पे बात करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई पूछेगा, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि क्या क्या चीजें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, नेशनल इनकम की जब बात करता हूं, बजट की जब बात करता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात करता हूं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता हूं। अब आपका काम क्या है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल जो है वो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट 3 एग्जांपल जो है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। एक दो मैं दे देता हूं आपको। जब मैं बात करता हूं किसी इंडिविजुअल की, जब मैं अपने सैलरी की बात कर रहा हूं, या मैं किसी या मैं अपनी सैलरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं अपने इनकम की बात कर रहा हूं उसको मैं क्या मानूंगा, उसको मैं मानूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, तो वहां पे मैं इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स मानूंगा। अब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2-3 एग्जांपल्स और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देनी है। आगे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जब डिफरेंस हमने पढ़ लिया है तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि इंडिविजुअल डिमांड की जब बात करते हैं तो सप्लाई, देखो जब इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जब टोटल या एग्रीगेट डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो वहां पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यू की फॉर्म में जरूर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी और डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम, डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थ्योरी। इसके बारे में डिटेल्ड में चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। प्राइस थ्योरी और इनकम थ्योरी मैं आपको अगले लेक्चर में अच्छे से क्लियर करूंगा। सॉरी, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ जो है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हैं, ठीक है जी। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलेंगे? तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको बोलेंगे? जे.एम. काइनिस को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंशिएशन क्रिएट किया? ऐसा कौन सा पहला पर्सन है जिसने माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंशिएशन क्रिएट किया? तो वो था रागनार फ्रिश। कब किया? 1983 में। तो यहां से हम आपका पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको खत्म करते हैं। रिवीजन के मामले में आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि आपकी जो
इकोनॉमिक्स है ये आर्ट भी होती है और साइंस भी होती है, ठीक है। दिस इज आर्ट एज वेल एज साइंस, दिस इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो जब मैं एज ए आर्ट बात करता हूं तो मैं क्या बात करूंगा, मैं किस तरह से इकोनॉमिक्स को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और जब मैं एज ए साइंस बात करता हूं तो मैं क्या बात करता हूं कि किस तरह से मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपनी इकोनॉमिक्स को अच्छे बेटर रिजल्ट्स ला सकता हूं वहां से निकाल के, ठीक है जी। अच्छा, जब मैं साइंस की बात करता हूं तो वहां पे पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस की बात आती है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है कि कैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव साइंस। जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, दालों का रेट बढ़ रहा है, ठीक है, और मैं क्या बात कर दूंगा यहां से, हमारी देश की डेवलपमेंट हो रही है, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो कि होती जा रही हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव साइंस। ऑन द अदर हैंड जब मैं नॉर्मेटिव साइंस की बात करता हूं तो नॉर्मेटिव साइंस में क्या चीजें आती हैं कि कैसा होना चाहिए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके आंसर्स मिलते हैं हमको। दालों का रेट बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है और क्या करना चाहिए कि और डेवलप करे, या अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, कैसे खत्म करें। तो ये है आपका पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में डिफरेंस। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलता हूं आपके साथ इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लेक्चर में थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।